अंशध्वनि प्रोडक्शंस के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुवर्णा वार्ड आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैंने इस चैनल के द्वारा एक नई श्रृंखला प्रारंभ की, सुर संवाद। उसकी प्रथम कड़ी के अंतर्गत मैंने अपने गुरु डॉक्टर शशिकांत तांबे से साक्षात्कार लिया था। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी, जिसमें मैंने आमंत्रित किया है प्रसिद्ध गायिका विदुषी कल्पना झुक्करकर जी को। विदुषी कल्पना झुक्करकर किसी परिचय की मोहताज नहीं। इंदौर का नाम देश विदेश में रोशन करने वाली एकमात्र इंदौर की गायिका आप हैं। जितने प्रभुत्व के साथ आप ख्याल गायन प्रस्तुत करती हैं, उतना ही अधिकार आपका उपशास्त्रीय और सुगम संगीत पर भी है। और आपको बता दूं कि तीनों ही विधाओं में, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और सुगम, आकाशवाणी प्रतियोगिता में इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। वैसे ही संगीत की शिक्षा MA में भी इनको स्वर्ण पदक मिला हुआ है। अनेकों सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। अनेक जगह इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। और यदि उस पूरे परिचय को मैं पढ़ती हूँ तो ये मेरा ही एक प्रोग्राम बन जाएगा, ऐसा मुझे भय है। थोड़ा सा एक उनके सम्मान पढ़ रही हूँ। श्रीमती वत्सला भीमसेन जोशी पुरस्कार, श्रीमती कृष्णा हंगल राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रसार भारती का कला साधना पुरस्कार, अभिनव कला सम्मान, महाकाल संगीत सम्मान, इंदिराबाई खाड़िलकर सम्मान, पूर्णवाद कला उपासक पुरस्कार, सानंद जीवन गौरव पुरस्कार, आलाप गुरुवंदन सम्मान, देवी अहिल्या नारी गौरव अलंकरण और बहुत सारे। और उनका परिचय पढ़ते समय जिन जिन स्थानों पर उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, वो मैंने गिने तो आंकड़ा तो 50 के ऊपर जा रहा है। सिर्फ शहर बता देती हूँ: इंदौर, ग्वालियर, मुंबई, पुणे, गोवा, नागपुर, धारवाड़, कुंदगौल, बड़ौदा, दिल्ली, वाशी, देवास, भोपाल, औरंगाबाद, मणिपाल, पटना और बहुत सारे। इतने सारे स्थान जहाँ पर इन्होंने कला का प्रदर्शन किया है, ये केवल इनके परिचय में इतना सा दिया हुआ है। इसके अलावा हजारों स्थानों पर, लिटरली कह रही हूँ कि हजारों स्थानों पर इन्होंने अपनी कला की प्रस्तुतियाँ दी हुई हैं। तो ऐसी ये कल्पना जी, जिनको मैं कॉलेज के दिनों से जानती हूँ, और कॉलेज में तो ये बिल्कुल फिल्म संगीत प्रस्तुत करती थी, और तब हमें लगता था कि ये तो कोई प्लेबैक सिंगर बनेंगी बहुत बड़ी। लेकिन हुआ ये कि बहुत अत्यंत मधुर आवाज़ की धनी कल्पना जी प्लेबैक सिंगिंग की जगह वो धीरे धीरे क्लासिकल की तरफ मुड़ी, और आज क्लासिकल में टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं वो। इसीलिए कहा जाता है विदुषी कल्पना झुक्करकर। आगे और परिचय देती रहूंगी, लेकिन ऐसा करते हैं कि इनसे बातचीत शुरू करते हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारे संवाद से ही जो सुर उठेंगे, हमारे संवाद से ही जो सुर बहेंगे, उसमें से संगीत के हर क्षेत्र का व्यक्ति, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कलाकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे आयोजक हो, चाहे कोई भी हो, वो ज़रूर लाभान्वित होगा। तो कल्पना जी, हम अपना संवाद प्रारंभ करते हैं। आपको मैं नमन करती हूँ। नमस्कार। आपकी शिक्षा उस्ताद रजब अली खां देवास के, उनके पट्ट शिष्य श्री कृष्णराव मुजुमदार अर्थात मामा साहेब मुजुमदार, इनकी ये बेटी हैं, इनकी ही ये सुशिष्या हैं। वहाँ से इनके संगीत शिक्षा प्रारंभ होती है। प्रश्न पहला ये जानना चाहती हूँ कल्पना जी आपसे कि आपको इतने सारे सम्मान मिले, इतने सारे सम्मान मिलने पर जिस प्रकार एक किसी बच्चे को जब कोई पुरस्कार मिलता है स्कूल में, तो उसको ऐसा लगता है कि कब जाके मैं अपनी माँ और पिताजी को ये बताता हूँ कि मुझे ये मिला है। तो आपको ऐसा कौन सा पुरस्कार मिला, या ऐसा कौन सा क्षण था जब आपको ऐसा लगा कि मैं कब जाके मामा साहब को बताती हूँ कि मामा मुझे ये मिला है? बताइए।
वैसे तो बचपन से मुझे पुरस्कार मिलते रहे। स्कूल लेवल पर जो कॉम्पिटिशन्स होती थी उसमें मिले। आकाशवाणी का उपशास्त्रीय संगीत का प्रथम पुरस्कार स्वर्ण पदक के साथ मुझे मिला। तब भी मुझे ऐसा लगा था, और तब मेरे पिताजी थे जीवित थे और मुझे सिखाते थे। उस समय जब मुझे प्रथम पुरस्कार हुआ तो बहुत अचरज हुआ कि ऑल इंडिया में पहला पुरस्कार मुझे मिला। मतलब कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक गा लेती हूँ इसका मतलब। लेकिन जब मुझे भीमसेन जोशी जी द्वारा उनकी पत्नी के नाम का पुरस्कार, पहला पुरस्कार मुझे उन्होंने घोषित किया, और वो आर्य प्रसारक मंडल की तरफ से पुणे में सवाई गंधर्व सम्मेलन के अंतर्गत दिया गया। उस समय मुझे मेरे पिताजी और माताजी की बहुत याद आई। बिल्कुल सही है, आई ही होगी, क्योंकि सवाई गंधर्व में गाना और वत्सला भीमसेन जोशी पुरस्कार पाना ये बहुत बड़ी बात है। तब हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था, हम लोग भी बहुत गौरवान्वित महसूस हमने किया था इंदौर वाले लोगों ने कि आपको ये पुरस्कार मिला। तो कैसे शुरू हुई आपकी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा? जैसे आपने बताया, शुरू में मैं स्कूल लेवल पर तो भक्ति संगीत और देशभक्ति गीत स्कूल के जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें गाती रही। तो सुगम संगीत जो बेस उसका था वो शुरू से मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि घर में भी मेरी बहनें वगैरह भी गाती थी बहुत अच्छा, तो उनका सुन सुन के मैं भी गाने लगी। तो उस समय वो बहुत अच्छा गाती थी तो मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं था किसी का, लेकिन शौक और जो संस्कार मुझे मिले उनका सुन सुन के, और स्कूल में आवाज़ अच्छी थी और मेरा मतलब पिताजी के कारण मुझे जानते थे काफ़ी हमारे संगीत के विषय के सिखाने वाले लोग। तो वो कहते थे हमेशा, अरे कल्पना आ गई, अब चलो देशभक्ति 15 अगस्त है तो ये गीत गाओ, और कंपटीशन में जाना है स्कूल की तो कल्पना को भेजो। तो इस तरह सुगम संगीत मुझे आने लगा, अच्छा लगने लगा और मैं गाने लगी। उसका संकलन मेरे पास अपने आप शुरू हो गया। लेकिन पिताजी ने जब सुना कि ये कहीं कंपटीशन में वगैरह गा रही है, आ रहा है नंबर, तो बोले ज़रा बताओ गा के। तो एक दिन मैंने एक भावगीत गा के सुनाया, तो बोले अच्छा तो अब ऐसा कर कि थोड़ा शास्त्रीय संगीत भी सीख ले, क्योंकि थोड़ा बेस ज़रूरी है उसके लिए। तो माधव जोशी के क्लास में जाओ और वहाँ पर शुरू करो। अच्छा। तो माधव जोशी इंदौर में अच्छे गायक थे और उनका स्कूल था गोपाल गायन स्कूल। तो वहाँ पर मैं जाने लगी। तो उन्होंने कहा कि परीक्षा भी दे तू, तो तुमको थोड़ा थियोरी वगैरह भी समझ में आ जाएगी, और सिर्फ क्लासिकल गाने से नहीं होता है, थियोरी भी समझना ज़रूरी है। तो मैंने उनके पास 3-4 परीक्षा कुछ दी थी। बहुत छोटी थी मैं, 7-8 साल की थी जब। तो 3-4 परीक्षा दी और थोड़ा सा म्यूज़िक का बैकग्राउंड मुझे पता चला। और फिर कॉलेज में जब आई, तब जब विषय चुनने की नौबत आई, तब फिर मैंने सोचा कि फिर संगीत ही क्यों न लिया जाए। तो इसलिए मैंने संगीत विषय लेकर और मोती तबेला गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मैंने एडमिशन ली। वहाँ पर सुमनताई दांडेकर सिखाती थी, तो एक वो भी एक समाधान था कि अच्छी शिक्षिका है, बहुत अच्छा हमको मार्गदर्शन मिलेगा। इस तरह शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू हुआ। अच्छा। लेकिन तब तक मैं सुगम संगीत काफ़ी गा रही थी, क्योंकि आकाशवाणी में भी जब ये मुझे पुरस्कार मिला उसके बाद ऑडिशन का उनका एक दौर रहता है कि 1 साल तक आप गा सकते हो और उसके बाद आप ऑडिशन। अच्छा। तो उसमें सुगम संगीत में भी मुझे पुरस्कार मिला था, और शास्त्रीय संगीत में भी। तो मैंने युववाणी और बाल बच्चों के जो कार्यक्रम उसमें गाना शुरू कर दिया था। अच्छा। उसमें फिर युववाणी में वो कहते थे 10 मिनट एक बंदिश गा लो, शास्त्रीय भी, तो उतना मुझे आने लगा। तो एक उनके मामा जी के मतलब मुजुमदार जी के मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, उसमें ऐसा रहा था कि मामा साहब और कुमार जी और बंडू भैया चौगुले जी, ये तीनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। और एक बड़ा अच्छा सा प्रसंग कि कुमार जी को मामा साहब ने भोपाली की एक बंदिश सिखाई, और फिर वो उन्होंने इतनी सुंदर गाई कि मामा साहब ने बोला कि अब ये बंदिश मैंने तुमको दे दी, अब मैं ये बंदिश नहीं गाऊंगा।
ये ऐसा प्रसंग आप छोटी थी या नहीं, मेरा आपका जन्म नहीं हुआ था? मेरा ये बहुत पुरानी बात है, करीब करीब 46 ओके, मतलब बहुत पुरानी बात है। मुंबई में जब कुमार जी सीख रहे थे गाना, तब की बात। मेरे पिताजी उस समय आर्किटेक्चर का कोर्स करने के लिए जे स्कूल ऑफ आर्ट में वहाँ पे गए थे। चूँकि उनकी और देवधर साहब की बहुत अच्छी मैत्री थी। अच्छा। तो उनके विद्यालय के पास में ही पिताजी ने कमरा लिया था और वहाँ पर वो जाते थे। अच्छा। तो उस समय कुमार जी को कहीं पर भोपाली गाना था। अच्छा अच्छा। तो ये प्रसंग मुझे पंढरीनाथ कोल्हापुरे जी ने भी बताया। हाँ, तब उनके इसमें पढ़ा होगा शायद। वो उपस्थित थे। आपका जो वो घर था मार्तंड चौक में, जहाँ पे आप सब लोग रहते थे जी, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गायक वादकों का आना जाना होता होगा जी, आपको याद है ऐसा? हाँ हाँ, बहुत मतलब कुमार जी तो हमेशा ही आते थे। हाँ। अब उस्ताद आमिर खान साहब बहुत बार आते थे। मेरे पिताजी की 75वीं वर्षगांठ जब हमने की थी तो हीराबाई बड़ौदेकर जी मुख्य अतिथि के रूप में आई थी, तो वो एक हफ्ता रही थी हमारे साथ। अच्छा। फिर जब भी गजानन राव जोशी, BR देवधर जी और अन्ना साहब फड़के, वाह, और नासी फड़के भी देवास में हमारे यहाँ चुके थे। रामू भैया दाते से भी, रामू भैया दाते जी का तो बिल्कुल पारिवारिक संबंध, हर उत्सव पर सुख दुख में वो भागीदार थे। उनका पूरा परिवार और हमारा परिवार, क्योंकि देवास में हम लोग बिल्कुल साथ में लगे हुए बंगले थे हमारे, और जो भी कुछ भी कार्यक्रम होते थे या घर के पारिवारिक कार्यक्रम, सब में उनका और हमारे घर का एक परिवार जैसा। तो इतने बड़े बड़े लोग आपके यहाँ आते थे और आपके उनसे जान पहचान थी, इसका आपकी सफलता में कहीं योगदान है? ये मतलब इस पहचान का कि मेहनत से ही आगे आना पड़ता है? नहीं, मेहनत से ही, मेहनत ही। इन लोगों का तो जो सानिध्य प्राप्त हुआ, हाँ, उसके संस्कार जो मिले, वो उसका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ऐसे नहीं कि किसी ने नाम सुझाया हो कि अरे की बेटी अच्छा गा रही तो इसका प्रोग्राम, ये तो आपके पिताजी को कभी मंजूर नहीं था। और उस पीढ़ी के जितने भी लोग थे उनमें ये भाव था ही नहीं। सही बात। जो अपना जो विचार है, अपनी जो मेहनत है, अपनी जो प्रतिभा है, अपने आप उसको प्रदर्शित करो, उसको मजबूत करो और फिर बताओ, किसी के सामने गाओ। उसकी तभी हिम्मत उतनी होनी चाहिए कि, क्योंकि हम लोग, मैं छोटी थी तब तो बंडू भैया चौगुले जी की तरफ से जो होली का प्रोग्राम हुआ करता था वैदिक आश्रम में, तो उस समय मेरी भी जब शुरुआत हुई गाने की, तब मुझे भी कहते थे वो कि हाँ चल शुरू कर, 15-20 मिनट तू गा और फिर अपने आगे सब गाएंगे। तो उस समय तो कुमार जी वगैरह सभी सुनते थे, अंदर बैठ के सब लोग सुनते थे। तो ऐसे कई सालों तक चलता रहा। तो इन लोगों का ऐसा हमको आशीर्वाद मिलता रहा, कई बड़े बड़े कलाकारों का। आमिर खान साहब हमेशा आते थे घर पे। अरे वाह। बेगम अख्तर जी आ चुकी है घर पे। अरे और कई बड़े कलाकार, बाला साहब पूछ वाले जब भी इंदौर में आते थे, मेरे पिताजी गुजरने के बाद भी वो आते थे, तब बोलते थे चल तानपुरा निकाल, ये सुना, वो आता है क्या ये। तो इस तरह उनका हमेशा सानिध्य मिलता रहा बड़े। अच्छा। और आपके पिताजी को तान शिल्पी या स्वर शिल्पी ऐसा कहा जाता है, तो ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है बहुत, मैं तब छोटी थी, पर कि उनकी तान बड़ी अलग विशेष ढंग की थी। तो मुझे हमेशा ये एक क्यूरियोसिटी है कि क्या थी वो तान। जैसे अभी तांबे जी ने नहीं बताई कभी, पर आप अब उनकी बेटी है तो आप तो बिल्कुल, आपको तो वो घुट्टी में ही मिला होगा। तो मामा साहब का ऐसा था कि उस्ताद रजब अली खान साहब से तो उनकी तालीम हुई ही थी। लेकिन उसके पहले भी ग्वालियर घराने के भास्कर राव खांडेपारकर उज्जैन में थे, उनसे भी उन्होंने कुछ सालों तक शिक्षा ली थी। उसके बाद में जब मुंबई में थे तो उस समय मगुबाई कुर्डीकर जी, अंजनीबाई मालपेकर जी, इन लोगों के यहाँ बहुत आना जाना था। हमारे घर पे भी किशोरी ताई जी और मगुबाई जी वगैरह आज सब घर पे। हाँ, तो उनकी गायकी पर, रजब अली खान साहब की गायकी के साथ साथ और भी लोगों के गाने का प्रभाव था। उनके बहुत करीबी दोस्तों में थे सुरेश हल्दनकर जी। अच्छा। जिनके साथ वो बैठ के घंटों गाते थे दोनों साथ मुंबई में। मतलब अलग अलग घरानों के लोगों से। तो इतने लोगों के गायकी उन्होंने सुनी है, सीखी है, उसका आनंद लिया है, आत्मसात की है। तो कहीं ना कहीं किसी भी कलाकार की जब
अपनी शैली बनती है उसमें कुछ अलगता होती है, होनी ही चाहिए। सिर्फ गुरु की कॉपी करके तो कुछ होता नहीं। गुरु भी यही कहते हैं कि कॉपी मत करो। ये गायकी जो है सिखा रहे हैं उसके हिसाब से अपनी नज़र से, अपनी आवाज़ का जो धर्म है, गुण धर्म है, उसके हिसाब से और अपनी सोच और अपनी रचनात्मकता के हिसाब से अपनी गायकी को निखार दो। ये जो कहा जाता है वो मुझे मेरे पिताजी की गायकी में दिखाई देता है, क्योंकि खां साहब की कुछ खासियतें उनकी बिल्कुल दिखाई पड़ती है। जैसे तान का आपने कहा, तान शिल्पी थे, तो खां साहब का बहुत नाम था पूरे हिंदुस्तान में कि बहुत बड़े बड़े तनैत जो तनैती अंग, हाँ वो तनैतों में उनका नाम लिया जाता है। अच्छा, कुमार जी ने उन पर बंदिश भी बनाई है, अच्छा, सब तनैतों पर। अच्छा, कानड़ा राग में हाँ। तान कप्तान नूर सूरिया जग में फतेह अली अली, अच्छा, अरे वाह, मोहम्मद खां धीर, बड़े मोहम्मद, हाँ, बड़े मोहम्मद। हद्दू का हस्सू खा, हाँ। भास्कर भय, भास्कर बुआ बखला, हाँ, हाँ। अल्लाह दियो रजब अली बली। क्या बात, बहुत ऐसे इतने अच्छा। बड़े बड़े गवैयों में हाँ, इनकी जो ख्याति हुई है, हाँ, उनका जो नाम लिया जाता है आज इतने अदब से, तो ये उनकी खासियत थी। और तानों का कुछ अलग ही अंदाज था, बहुत पेचीदा और उठान उनकी तानों की, और बल पेच हाँ। जो उनके ऐसे घुमा के जो वापसी में आती है अवरोही तान, अच्छा, और उसके सट्टे हाँ, मतलब बहुत ही बिजली की तरह ऐसी जाती थी उनकी तान। तो उनकी खासियत थी और उस पर उनको बहुत नाज था। अच्छा, सभी महिला कलाकारों को अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि विवाह के बाद वाली स्थिति, तो मुझे तो पता है कि विवाह के बाद आपको एक संयुक्त परिवार मिला, और ये तो दिख ही रहा है कि सपोर्ट आपको बहुत मिला। आपको क्या लगता है, मतलब उमेश जी जिनके साथ आपका विवाह, उनको भी संगीत में रुचि थी? हाँ, आपको बहुत रुचि थी। वो तबला सीखे हुए थे पंडित शरद खरगोणकर जी के पास। अच्छा, और उन्होंने ही हमारी शादी के लिए पहल की थी। अच्छा, अच्छा, तो हाँ। इसलिए मुझे वो जो समझ संगीत हाँ। के बारे में जिसको हाँ। होनी चाहिए, हाँ। वो उनके पास थी। उन्होंने देखा था कलाकारों को पास से, हाँ। इसलिए मुझे वो दिक्कत कभी नहीं आई। हाँ। लेकिन हमारी माता जी का हमेशा ये कहना रहा कि सांसारिक गतिविधियों को भी बहुत अच्छे से निभा के हाँ, उसमें हाँ, से समय बचाकर अपनी कला को आगे क्योंकि महिला को अपना घर संसार यथावत संभालना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद में तुम काफ़ी समय होता है। मेरे पिताजी गिनवाते थे, इतने घंटे ये किया, इतने घंटे, कितने घंटे बचे, 5 घंटे, 5 घंटे क्या किया, कुछ नहीं किया। हाँ। तो उसमें से 3 घंटे तो गा ही सकते हो, करेक्ट, रियाज कर ही सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। सही। अच्छा, इसके आगे हम बढ़ते हैं इनकी प्रयोग धर्मिता पर। बहुत प्रयोग धर्मी कलाकार हैं ये, और आपको जानकारी के लिए बताती हूँ कि इन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण किया है। एक तो सादा तबीयत के सुरीले साधक मामा साहेब, इनके पिताजी, और दूसरा एक सुरीला दरवेश उस्ताद रजब अली खां। उसी प्रकार संगीत सरिता, ये कार्यक्रम आपको पता होगा, जो कि विविध भारती पर आता है, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। इसमें इनकी 2 बड़ी लंबी कड़ियाँ चली, एक तो शास्त्रीय संगीत में अष्टपदी और श्री कृष्ण भक्ति गीत माधुरी, ये दोनों में। तो और तीसरी इनकी प्रयोग धर्मिता, मतलब इन्होंने ठुमरी और टप्पा पे बहुत सारी कार्यशालाएं ली हैं। और चौथी, अपने पिता के स्मृति में प्रतिवर्ष मामा साहेब मुजुमदार संगीत समारोह को ये आयोजित करती हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि एक शिक्षक हो, चाहे प्राध्यापक हो, कलाकार हो, चाहे सुनकार हो, या चिंतक हो, चाहे लेखक हो, हर एक को आपकी जो बातें हैं इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आप हमें ये बताइए कि अष्टपदी, जो आपने शास्त्रीय संगीत में अष्टपदी, आपको अभी संक्षेप में बताना है क्योंकि मुझे आपका गाना ज़्यादा सुनना है। तो वो अष्टपदी में आपने क्या किया था, बिल्कुल संक्षेप में बताइए। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैंने 2 बड़े जो विद्वान शिक्षक हुए उनसे मैंने मार्गदर्शन प्राप्त किया। हाँ। उसमें डॉक्टर सुशीला पोहनकर हाँ। और श्री वसंतराव राजू, अच्छा, जो मालिनी जी के पतिदेव हाँ थे। तो उनसे मैंने
खास करके तो मैंने टप्पा गायकी सिखाई है, इसलिए उनको अनुरोध किया था। लेकिन टप्पा गायकी के साथ में, टप्पे सिखाने के साथ में उन्होंने मुझे ग्वालियर घराने की कुछ पुरानी बंदिशें, तराने और अष्टपदियाँ भी सिखाई। वो अष्टपदियाँ सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली और ऐसा लगा कि इस पर भी कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। अच्छा। तो जब संगीत सरिता से मुझे बुलावा आया था कि आपके साथ कार्यक्रम करना चाहते तो आप विषय दीजिए, तब मैंने उनको पूछा था कि अभी तक काफ़ी विषय और बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ आपकी बातचीत हो चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल से अष्टपदी पर कुछ नहीं हुआ है, तो मैं ये करना चाहूँगी। तब उन्होंने बिल्कुल सहर्ष मुझे बताया कि आप इस पर कार्यक्रम कीजिए। तब मुझे जो अष्टपदियाँ आती थी वो, और उसके साथ मैंने 13 कड़ियाँ करनी थी, तो 13 अष्टपदियाँ आना ज़रूरी है। मुझे 6-7 आती थी, तो मैंने बाकी भी पुस्तक में थी वो नोटेशन सहित, क्योंकि ग्वालियर घराने में अष्टपदियाँ बहुत गाई गई है। 8 पद होते हैं? 8 पद होते हैं, लेकिन उसमें 1 या 2 पद ही लिए जाते हैं गाते समय। क्लासिकल के बंदिश के हिसाब से इसको उसका रचना होती है। तो उसमें 2-2 अंतरे, कभी एक अंतरा, इस तरह कलाकार गाते रहे हैं। पहले ठुमरी का चलन नहीं था गायन में। जो पक्के खानदानी, जो तालीम लिए हुए घरानेदार गायक जो बड़े बड़े हो गए, वो ठुमरी को थोड़ा कम दर्जे का मानते थे, और इसलिए उन्होंने, बड़े कलाकारों ने सोचा कि बड़े ख्याल कितनी बार आप सुनाओगे, तो ख्याल के साथ ऐसे कुछ एकाध बंदिश का निर्माण किया जाए कि जिससे लोगों में भी कुतूहल हो और उनको थोड़ा सा मनोरंजनात्मक उसका आशय मिल सके। तो इसलिए अष्टपदी को चुना ग्वालियर घराने के कलाकारों ने, और शास्त्रीय संगीत का ख्याल गायकी के बाद में एकाध अष्टपदी लेते थे। अच्छा, तो हाँ, हालांकि वो पूरे राग संगीत पर ही आधारित थी, बंदिशी लेकिन संस्कृत में उसको उसका पूरा जो जयदेव जी ने लिखे हुए साहित्य पूरा संस्कृत में, और उसमें श्रृंगारात्मक जो वर्णन है, तो उसके हिसाब से उसकी रचना की गई। तो वो मैंने इकट्ठे की, और डॉक्टर चैतन्य कुंटे जो पूना में निवेदक रहे, हाँ, बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत बड़े मुझे उसमें भी मदद की। और कई और कलाकारों की अष्टपदियाँ हमने एकत्रित की। अच्छा। जिसमें बाल मुरली कृष्णा जी जो कर्नाटक संगीत के हैं, किशोरी ताई अमोनकर हैं, अरे वाह, उल्लास कशालकर जी है, मालिनी ताई है, पूछवाले जी, बाला साहब पूछवाले जी है, ऐसे बहुत कलाकारों ने गाई हुई अष्टपदियाँ। और फिर एक अष्टपदी मैं गाती थी, और फिर एक किसी बड़े कलाकार से अष्टपदी। मुझे ये बताइए कि आपने ठुमरी भी बाकायदा सीखी ठुमरी, तो ऐसा होता है क्या कि शास्त्रीय संगीत गाने वाला कोई भी व्यक्ति ठुमरी गा सकता है? नहीं ना? ऐसा तो अलग से कोई प्रशिक्षण होता है क्या? उसका उसकी पूरी शैली अलग है, गायकी का ढंग, अंदाज उसका पूरा अलग है, उसकी कहन अलग है, और उसमें भाव पक्ष, शब्दों का जो लालित्य है, वो सब एक अलग अंदाज, आपको उसमें थोड़ा सा आपको अभिनय की तरफ भी झुकना पड़ता है, अंदर से आपको स्वरों से अभिनय होता है, स्वरों से अभिनय किया। करेक्ट। तो ये एक अलग शैली है, और उसको आपको बहुत माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करके, बड़े कलाकारों का सुन के और गायकी तैयार करना पड़ता है। तो उसमें बोल बांट और बोल बनाओ और पूरा बंग और पंजाब अंग और ये सब होता है। तो आप जो ठुमरी अभी प्रस्तुत कर रही हैं वर्तमान में, तो वो किसी विशेष अंग की ठुमरी गाती हैं आप? पूरा बंग की गाती हैं। डॉक्टर सुशीला पोहनकर जी ने मुझे बहुत अच्छी है ना ठुमरियाँ सिखाई। अच्छा। बोल बांट भी गाती हूँ, क्योंकि टप्पा गायकी के बाद अक्सर जो बंदिशें, ठुमरी नुमा बंदिशें हैं, उनको मैं बोल बांट की भी गाती हूँ। अच्छा। और बोल बनाओ भी तो गाती हूँ। और एक सुगम संगीत के बारे में प्रश्न, फिर आपको मैं उधर ले चलूंगी टप्पा गायकी की तरफ, कि सुगम संगीत, उसके शब्द से ही हमें लगता है कि सुगम होता है, मतलब सरल ऐसा कहा जाता है, पर जब उसके हम गाते हैं उसको, तो मतलब मुझे ऐसा महसूस है, मैं सुगम संगीत वाली नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वो बिल्कुल सुगम नहीं है, बल्कि मुझे कभी कभी लगता है कि शास्त्रीय संगीत सरल है, पर सुगम संगीत गाना बहुत कठिन है। तो सुगम संगीत का भी कोई प्रशिक्षण होता है क्या? बिल्कुल होता है। आपने किसके मार्गदर्शन में किया? मुझे आकाशवाणी से ये बहुत लाभ हुआ। अच्छा, स्वतंत्र कुमार जी से? ओझा।
अच्छा। स्वतंत्र कुमार ओझा जी ने के साथ मैंने बहुत काम किया, करीब करीब 20-25 साल काम किया। और जब मेरी शुरुआत से वही प्रोड्यूसर हुए थे तो हर प्रोग्राम में मुझे वो बुलाते थे। और चूंकि मेरा हिंदी साहित्य भी था तो एक वो भी है, एक तो मध्य प्रदेश में रहते हैं तो हिंदी की जो भाषा की जो शैली है अपनी बात करने की, उसमें भी एक लहजा अलग है, जो साहित्यिक टच होते हुए भी उसको जो भाव पक्ष से सुगम संगीत को प्रस्तुत करना, ये एक उन्होंने बहुत मुझसे काम करवाया। इससे करते करते मैं सीखती गई कि देशभक्ति को कैसे गाना है, बिल्कुल जोश के साथ में। भजन गा रही हो तो भाव, भक्ति भाव के साथ मॉड्यूलेशन जो मॉड्यूलेशन वॉइस का, वो वहाँ सीख बिल्कुल। और गीत जब प्रस्तुत करते हैं तो गीत में जो भाव निहित है उसमें, तो चूंकि हिंदी साहित्य था और उनके साथ जो काम किया वो मुझे इसमें बहुत काम में आया, सुगम संगीत गाने में। उसके साथ में सिने संगीत में भी मुझे वो बात बहुत मुश्किल बातें थी। वो तो हम लता जी को और आशा जी को ही अपना गुरु मानते हैं कि उन्हीं इतनी सुंदर रचनाएं उनकी जो गाते थे वो उन्हीं को देखकर, उनको सुनकर ही गाते थे, सीखते थे। अच्छा, अब ये वैसा मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन उस पर से मुझे बहुत सारा कुछ चाहिए आपसे। मैंने सुना, ऐसा मैंने किसी से सुना कि पुणे में आपने 2 घंटे का टप्पा एक प्रोग्राम किया था जिसमें चैतन्य जी शायद निवेदक थे और कामत जी वो तबले पर थे। तो मुझे बड़ा ऐसा ये हो रहा है कि इंदौर में क्यों नहीं हुआ है ये प्रोग्राम अभी तक, और ज़रूर मैं अब इंदौर के लोगों से बोलूँगी ये अपने को भी, अपने यहाँ के विद्यार्थियों को तो सुनना ही मतलब चाहिए। तो मुझे आप ये बताइए कि टप्पा जो होता है उसमें आपने ऐसा कहा था कि हमें अभी तक ऐसा पता है कि टप्पा मतलब वो जो मालिनी ताई राजड़कर ने सुनाए हैं वो, लेकिन कभी तो भी आपने ऐसा मुझे बताया था कि केवल वो नहीं होता, टप्पा अलग अलग होता है, टप टप ठुमरी, टप ख्याल और टप तराना और पता नहीं क्या। तो वो मुझे आप थोड़ा डिटेल में बताइए, और वही आज मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। मुझे शास्त्रीय संगीत के अलग अलग रागों की बंदिशें नहीं सुनना है और वो टप्पा है क्योंकि वो आपकी विशेषता है। और मेरी चैनल पर से यदि विशेष कुछ संगीत के अभ्यासकों को यदि सुनने को मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो आप पहले आप मुझे ये बताइए कि टप्पा के बारे में क्या होता है टप्पा, उसके बारे में कुछ भ्रांतियां हैं ऐसा भी आप कह रही थी, वो भी बताइए कि ऐसा टप्पा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए वो, और फिर आगे वह टप्पा के जो प्रकार। हाँ। टप्पा गायकी जो हम लोगों ने सुनी है अभी तक, दो तीन जगह पे अलग अलग प्रकार से गाई जाती है। ग्वालियर घराने में जो टप्पा आया है वो हम फॉलो करते हैं और उसको हम उनके हिसाब से गाते हैं। थोड़ा मैं मालिनी जी को भी मैं अपना गुरु स्थान पर ही मानती हूँ। तो उनकी जो उन्होंने जो सोच अपनी रखी है टप्पे में, पहले के जो गायक थे वो बहुत धीमी लय में टप्पे गाते थे। अच्छा। लेकिन मालिनी जी ने उसको एक आवर्तन में उसको तैयार करके उसी पूरा नोटेशन वही है, लेकिन उनकी स्पीड और उनकी जो गहन है वो बहुत बेहतरीन है। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लय को और कम करके और एक ही आवर्तन में पूरा टप्पा थोड़ा सा मैं गाने की, जैसे ख्याल अपन देख रहे हैं कि भातखंडे जी के ख्याल बिल्कुल 3-4 आवर्तन में थे, और फिर अब जैसे प्रभातरे जी ने उस ख्याल को एक आवर्तन में बहुत ही डिटेल में लिखा, और अब आजकल सभी करीब एक आवर्तन में वैसे ही टप्पा का कहा जा सकता है उसी प्रकार। लेकिन उस पर बहुत उन्होंने विचार करके किया है। अच्छा। और उनकी जो तैयारी, उसको तो कमाल की तैयारी, उसके मतलब उसका कोई सानी नहीं है। और एक जो बनारस अंग में टप्पा गाया जाता है वो थोड़ा अलग है। अच्छा। उनके टप्पे भी अलग है। और बंगाल में भी टप्पा आया था, उनके भी अलग है। तो इस तरह टप्पे की कई शाखाएं हुई हैं, उनके अलग अलग शिष्यों ने सीख कर उन्होंने अपने हिसाब से उसको ढाल दिया, ऐसा है। फिर टप्पे के साथ में टप ख्याल भी एक विधा है जो कि थोड़ी धीमी लय में और उस बंदिश को जैसे 2-3 आवर्तन में भी होती है, उस तरह का वो ख्याल नुमा टप्पा कह सकते हैं। अच्छा। तो उसमें टप ख्याल कहते हैं, उसको टप ख्याल कहते हैं। और वो गायकी भी धीमी गति से है, वही अंदाज है, लेकिन ख्याल नुमा
जैसे ये बंदिश नुमा है तो वो ख्याल नुमा। जैसे ठुमरी और दादरा में फर्क करते हैं कि ठुमरी जो है ख्याल नुमा रहती है और दादरा जो छोटे थोड़ी बिल्कुल शॉर्ट उसमें, लेकिन अलग अलग पद्धति से उसको सजा सजा के सुगम की तरफ चला जाता है। तो ये है। और टप्पा गायकी और जो है ठुमरी क्या टप ठुमरी भी है जो जिसमें ठुमरी और टप्पा का मिश्रण है। बाप रे। तो उसमें ठुमरी की भी कुछ बातें आते आते टप्पे की बातें दिखाई देती, फिर ठुमरी का अंदाज आता है और इस तरह उसकी गायकी थोड़ी अलग है। अच्छा। उसमें लोगों ने फिर टप होरी भी बनाई है, किसी ने टप तराने भी बनाए हैं। अच्छा, तो टप तराना भी होता है? तराने भी होते हैं। हालांकि मैं अभी गाती नहीं हूँ टप तराना, लेकिन मैंने सुने हुए हैं। लेकिन टप ख्याल गाती हूँ मैं, टप ठुमरी भी गाती हूँ। अच्छा। टप होरी भी होती है जी। मतलब टप्पे में होरी का वर्णन। हाँ, ऐसा और उसका लहजा भी अलग है, थोड़ा उसका ताल भी अलग है। मतलब इधर धमाल चलता है। हाँ, होरी के जैसा नहीं, तीन ताल में। हाँ, वो आप सुनाएंगे ना? कुछ एक नमूना। हाँ, तो प्लीज आप वही सुनाइए। एक और आग्रह है, प्लीज। मेरे सॉरी पहले नहीं बोला, पर आप ऐसा कीजिए कि वो जो आप बता रहे हैं ना कि कुमार जी ने एक बंदिश बनाई थी रजब अली खां साहब पर, वो प्लीज सुनाइए और उसके बाद अपन टप्पे की तरफ मुड़ते हैं। जरूर। किस ताल में है वो? एक ताल में। अच्छा, ठीक है। तान कप्तान नूर सूर्या जग में फतेह अली अली बलि 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 तान कप्तान मोहम्मद खाधीर है दुख है सुख भास्कर भये अल्लाह दियो रज बलि 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 तान कप्तान ठीक। अब अपन अपने टप्पे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टप्पा जो प्रसिद्ध होता है टप्पा, उसके बाद आप मुझे टप ख्याल और फिर आप कैसा केवल राग और खमाज राग में एक टप्पा आपको नमूने के तौर पे सुनाती हूँ। सुन पाया नादान से तेरा दुश्मन तमाम जायम से लावी मैं अपना तो हुआ काम तमाम जाल इसमें कोई ऐसा ताल की प्रैक्टिस शुरू में करना पड़ती है? हाँ, इसका ऐसा है कि जो हम शास्त्रीय संगीत में जो तान गाते हैं वो आती है तो हम ये गा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सिर्फ कोई तैयारी या गले की फिरत हो तो वो टप्पा गा सकता है, ऐसा नहीं है। इसका अंदाज एकदम अलग है, इसके तान के पैटर्न्स अलग है और उसकी जो कहन है और ताल में जो बैठती है बातें, उसके हिसाब से उसके छोटे छोटे जो अलग अलग अंदाज में जो टुकड़ों में तान बैठती है, काट छाट करके ही वो गायकी आती है चपलता के साथ, तो वो बहुत कठिन काम है।
अलग से ही सीखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उसकी तो तालीम बाकायदा ज़रूरी है, जरूरी है। तभी वो हो सकता है अंदाज। अब क्या टप ख्याल किस सब ख्याल मतलब थोड़ी धीमी लय में, और राग के उसमें क्या है कि अधिकतर टप्पे जो है वो खमाज, काफी, झिंझोटी, गारा, हाँ, भैरवी और इस तरह के रागों में, पीलू और सिंदूरा इसमें। लेकिन टप ख्याल जो बने हैं तो वो अपने यमन, बिहार, हमीर इन रागों में बनाए हैं, जिसमें अन्ना साहब रातंजनकर जी ने भी बहुत सुंदर टप्पे बनाए हैं। उनकी किताबों में मिलते हैं? हाँ, है ना। अच्छा। बिहार में टप्पा है, इसमें हमीर में टप्पा है, उन्होंने बनाया है। अच्छा। और तो टप ख्याल का ताल कौन सा होता है? जैसे टप्पे का ताल पंजाबी होता है। हाँ, इसका तिलवाड़ा या अदा। अच्छा, मतलब बाकायदा ख्याल है जैसे 3 ताल धीमा। अच्छा। या तिलवाड़ा, जिस तरह होता है। तो एक सुनिए। हमीर का टप्पा ख्याल सुना। जाग रहे सद रतिया तुम्हारे दरस के प्यासी तरबत जिया मोरा जाग रहे सदा। इस तरह ख्याल दुमा अच्छा, आराम से आधा घंटा तक गायकी ख्याल जैसी। हाँ बिल्कुल ख्याल, लेकिन बीच में ये सब, बीच में ये ताने टुकड़े। जाग जाग रहे। अच्छा। इस तरह पूरी गायकी वैसी ठुमरी कैसे होती है? टप ठुमरी एक प्रकार ऐसा है जिसमें ठुमरी और टप्पा दोनों का मिश्रण है। मतलब साहित्य का मिश्रण या ताल का साहित्य मिश्रण? भी, साहित्य और गायकी, साहित्य और गायकी दोनों का मिश्रण है। जैसे जा जा रे कन्हाई तोरी राह, ये जो अब इसमें जाओ जाओ में ठुमरी आ गई, लेकिन उसकी जो टप्पे की जो बातें हैं वो भी उसमें धीरे धीरे आने लगती है शब्दों के साथ। और बोल बनाव के साथ साथ उसको गाते जाते हैं। जाओ जाओ ये ठुमरी कन्हाई तो ये इस तरह गायकी भी पूरी चलती जाएगी। तो वो दीपचंदी में होता है? दीपचंदी में होता है, और मतलब कुछ अद्दा में भी होता है। अद्दा में। अच्छा। और ऐसे ये कई प्रकार है। और होरी? होरी में एक चैतन्य कुंटे जी ने ही एक होरी बनाई है। बताइए, तो सुनाइए। वो मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको। सावरो होरी खेल रयो तट जमुना के तीर खरोए। सावरो होरी खेल रयो, उसकी गायकी उसके हिसाब से खेल रयो और खेल रयो सावरो होरी खेल रयो रे सावरो होरी खेल रयो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने जब देश विदेश में आप जाती, कौन से देशों में दिए हैं आपने प्रोग्राम्स? वैसे
अमेरिका में दिया है, इंग्लैंड में दिए हैं कई प्रोग्राम्स, अफ्रीका भी गए थे? अफ्रीका में गई थी, नैरोबी में दिए हैं प्रोग्राम, सिंगापुर में दिए हैं, तो वहाँ पे लोग ये सुनते हैं? कुवैत में दिए। सुनते हैं। अधिकतर तो हिंदुस्तानी अपने ही होते जो हैं सुनने वाले। लोग होते हैं सुनने वाले, लेकिन फॉरेनर्स भी बहुत सारे आते हैं, क्योंकि आजकल तो ये हमारी जो गायन कला है, जो संगीत कला है, तो बहुत लोकप्रिय भी हो गई है दूसरे देशों में, और अपनी कला के माध्यम से उनको जो मन की शांति मिलती है वो उनके लिए बहुत खास पल होते हैं। ऐसा कई कलाकारों ने मुझे बताया, कई सुनने वालों ने बताया कि वो लोग बहुत शांति महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी गायकी में पूरा रिदमिक और फास्ट जो है संगीत है, तो बहुत पसंद करते हैं लोग, और अलग अलग प्रकार की गायकी पसंद करते हैं। क्योंकि मैं मराठी में नाट्य संगीत भी गाती हूँ, नाट्य संगीत, अभंग, भावगीत ये भी गाती हूँ। तो जहाँ मराठी लोग ज़्यादा होते हैं या कहीं महाराष्ट्र समाज है तो वहाँ पर मराठी गाना पड़ता है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि इतनी बड़ी कलाकार इंदौर में है एक तो, और ये मतलब मैं इन्हें जानती हूँ, इससे ज़्यादा ये मुझे जानती है, और इसलिए इन्होंने स्वीकृति मुझे दी। मेरी इस छोटी सी चैनल पे मेरा प्रयास है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सकूं, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत समाधान भी हो रहा है कि आपने ये सारी चीज़ें हमें बताई। धन्यवाद।